मैंने कहा था कि कुषाण वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक अगर कभी भी पूछा जाएगा तो वो कौन है? कनिष्क है। कंटिन्यू करते हैं। अगला आता है जिसका नाम है कनिष्क। ये कब आ चुका है? 78 से लेके 105 ईस्वी, यानी अब हम संवत में प्रवेश कर चुके हैं। ये भी बात याद रखना। अब ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात चल रही है पूरी। अब जन्म से पहले की चर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि एक जब हम बात करते हैं तो ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात होती है। तो हमने क्या कहा है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात हो रही है, जन्म के बाद की बात हो रही है। ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आगे चलते हैं बेटा। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक रह चुका था, मैंने अभी आपको पढ़ाया था। मैंने कहा था कि कुषाण वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक अगर कभी भी पूछा जाएगा तो वो कौन है? कनिष्क है। कौन है भैया? कनिष्क। और कनिष्क से काफी बार प्रश्न आए हैं, और मैं 90% लोगों का क्या 95% लोगों को कह सकता हूं कि अभी तक इन लोगों को, आपको ये, आप अच्छे से अपने अंदर की बात जान पा रहे होंगे, आपको अभी तक वास्तविक रूप से ये नहीं पता था कि कनिष्क किस शाखा के साथ जुड़ करके कहां से आया हुआ व्यक्ति है। लेकिन आज आपके माइंड में एक स्पेशली मैप बन रहा होगा कि सर कुषाण वंश जो है वो चाइना में रहता था, चाइना के लोगों के द्वारा वहां से इनको भगाया गया। जब भगाया गया तो इनकी दो शाखाएं बनी, दो शाखाएं, जिनमें से एक शाखा तिब्बत में रहेगी जो चाइना का अपना भूभाग है, दूसरी शाखा भारत के भूभाग में प्रवेश करती है। आज भी अलार्म लगा है, इसको चेंज करना पड़ेगा भाई। दूसरी शाखा कहां पर प्रवेश करती है? अफगानिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है बैक्ट्रिया, उस जगह पर आकर के रह जाती है। लेकिन दूसरी शाखा भारत के नजदीक है जो कि हम तिब्बत कह रहे हैं। तो तिब्बत से वो जस्ट क्या करेगी? जंप करेगी, और जंप करके भारत के उत्तरी भूभाग पर आकर के बैठ जाएगी। और उत्तर के भूभाग पर जैसे ही शाखा बैठेगी तो मुझे बताइए इसका पहला ही व्यक्ति भारत में प्रवेश करता है जिसका नाम है कुजुल कड़फिसेस। कुजुल कड़फिसेस भारत में प्रवेश तो कर चुका, उत्तर पश्चिमी भूभाग में आ तो चुका, लेकिन इसने कुषाण शाखा को अच्छा बनाने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए कोई ज्यादा काम नहीं किया। जिसको हम फाउंडर तो कह सकते हैं लेकिन रियल फाउंडर नहीं कह सकते। तो रियल फाउंडर दूसरे नंबर का व्यक्ति तुरंत इसका उत्तराधिकारी होता है, उसका नाम है विम कड़फिसेस। उस विम कड़फिसेस ने इस कुषाण वंश के शासन के लिए क्या करवाए? अच्छे काम करवाए, जिसमें से एक इंपोर्टेंट काम था सोने के सिक्के चलाना। क्या चलाना? पूछा जाए कि कुषाण वंश के अंदर कौन सा शासक है जिसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए, तो जवाब जाएगा विम कड़फिसेस, नॉट कुजुल कड़फिसेस। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? एक एक बातों को समझना है। इसके बाद में अगला उत्तराधिकारी भारत में प्रवेश इन्हीं की वंश करता है, जिनका नाम है कनिष्क। और कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक रह चुका है। और मैंने याद कराने के लिए भी ट्रिक बताई है कि आपको एक ही बात याद रखना है, के का मतलब होता है के फॉर कुषाण वंश और के फॉर कनिष्क, यानी कनिष्क इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शासक है। प्रश्न काफी बार पूछा गया है कि बताइए कनिष्क किस वंश से संबंधित है, तो जवाब जाएगा कुषाण वंश से संबंधित है। आगे हमने कहा इसका राज्याभिषेक कब हो गया है? 78 ईस्वी में हो गया है। कब हो गया है? 78 बोले तो 78 ईस्वी में। आगे चलते हैं। राजधानी इसने किसको बनाया? पुरुषपुर, जिसको हम पेशावर, या फिर साथ में कौन थी राजधानी? दूसरी मथुरा भी थी। कनिष्क के राज्याभिषेक की जो तिथि है वो कितनी बताई जाती है? 78 ईस्वी को। भारत में शक संवत का सूचक माना जाता है। आप देख रहे हैं, एक तो हम पढ़ रहे हैं अपना ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो किसके नाम पर आधारित है? ग्रेगोरियन कैलेंडर किसके नाम पर आधारित है? कौन बताना चाहेगा? मैं पीछे ये बात पढ़ा चुका हूं, और जब मैं पढ़ा चुका होता हूं मैं उसी बात को पूछता हूं। ये भी बात आपको बता दी जाए। ग्रेगोरियन कैलेंडर की जो हम चर्चा कर रहे हैं वो किसके नाम पर दिया गया? भाई मैंने आपको जो चैप्टर शुरू में पढ़े हैं, अभी भी जो लोग बेसिक क्लास ले चुके हैं, मैंने आपको एडी और बीसी पढ़ाया है। एडी और बीसी में ही मैंने आपको सिखाया है कि ईसा मसीह के नाम के आधार पर वर्तमान में जो हमारा कैलेंडर चल रहा है, जिसको हम ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, वो ईसा मसीह के आधार पर दिया गया है। ईसा मसीह के जन्म को 0 समय माना गया है, उससे पहले के समय को माइनस में लेते हैं और इसके बाद के समय को प्लस में लेते हैं। ये बात मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं। लेकिन उस समय पर जो समय प्रारंभ हुआ उसको हम कहते हैं एडी और बीसी, और एडी और बीसी को हम लिखना शुरू करते हैं सन के द्वारा। किसके द्वारा? एडी को जब लिखा जाता तो सन इतने में, सन इतने में, सन इतने में। लेकिन शकों का भी एक कैलेंडर बना जिसके अनुसार एक तिथि का निर्धारण हुआ। उस तिथि को नाम देते हैं शक संवत। क्या नाम देते हैं? शक संवत। 78 ईस्वी की जब बात हो रही होगी, ये 78 ईस्वी की बेटा जब बात हो रही होगी, या इंग्लिश में मैं कह दूं 78 एडी की जब बात हो रही होगी, तो ये जो बात हो रही है वो किसके अकॉर्डिंग हो रही है? वो ईसा मसीह के अकॉर्डिंग हो रही है। ये जो बात लिखी गई है, समय को जो लिखा गया, मैंने कह दिया आज का दिन क्या कहला रहा है? 78 एडी कहला रहा है। लेकिन इस बात को समझने का प्रयास करें, ये जो 78 एडी मैं कह रहा हूं, ये समय बेटा किसके अकॉर्डिंग है?
ईसा मसीह की जो हम जानकारी पढ़ते चले आ रहे हैं, जो हम उस सन को मेजर कर रहे हैं, हमारे इतिहास में इसी को ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन हमें एक पॉइंट आज याद करना है कि इनके समय के साथ में ही एक नया संवत प्रारंभ हुआ जिसको हमने जीरो समय माना, और वो जीरो समय क्या कहलाता है? शक संवत कहलाता है। क्या कहलाता है? शक संवत कहलाता है। तो वो शक संवत का निर्धारण करने वाला व्यक्ति भी कौन है? कनिष्क है। वो कौन है? कनिष्क। यानी उधर ईसा मसीह के कैलेंडर में 78 एडी लिखा होगा, लेकिन शक संबंध में जाओगे तो 0 एडी लिखा हो, जीरो टाइम पीरियड लिखा होगा। यहां से इनकी समय की शुरुआत होती है। कहानी क्लियर? आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या कहता, समझने का प्रयास करें। उपाधि इसने क्या रखी है? देवपुत्र। मैंने पहले ही कहा ये भारत के लोगों को समझना शुरू कर गए हैं, तो इनका मानना है कि हमें भारत के लोगों के साथ ही रहना पड़ेगा, तो इन्होंने देवताओं का पुत्र अपने आप को कहा। कनिष्क क्या कहता है कि मैं देवताओं के द्वारा भेजा गया हूं, और मैं देवताओं का क्या हूं? पुत्र हूं। आप लोग मेरी कुछ तो रिस्पेक्ट करो। बात समझ रहे हो? ये भारत के लोगों से कह रहा है कि मैं देवताओं के द्वारा भेजा गया हूं, और मुझे कहा गया है कि भारत में जाकर के भारत के लोगों का क्या करना है? उद्धार करना है। जैसे मोदी जी को कहा गया है कि हाँ देवताओं के द्वारा भेजा गया है। अरे मोदी जी कहते हैं कि नहीं देवताओं के अंश हैं, इन्हें भारत के उद्धार के लिए भेजा गया है, कुछ लोगों का ये मानना है। तो यही बात किसके लिए कही गई है? इन्होंने कहा कि हमें एक उपाधि धारण करनी पड़ेगी, वो है देवपुत्र, और देवपुत्र का मतलब होता है देवताओं का पुत्र। कहानी क्लियर हो गई? आगे हम चलते हैं बेटा कनिष्क का साम्राज्य। क्योंकि कनिष्क जब इतना महान रह चुका है, इस टॉपिक में कुषाण वंश में कुछ पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन कनिष्क को जरूर पढ़ना। कनिष्क को बिल्कुल भी मत छोड़ना। अगर कनिष्क को छोड़ दिया तो प्रश्न गारंटेड छूटेगा ही छूटेगा, इस बात को ध्यान रखें। मैंने कहा क्या उत्तर भारत और मध्य एशिया पर क्या कर लिया था इसने? उत्तर भारत में तो पहले से अधिकार था कनिष्कों का, साथ में कहां पर भी पहुंच गया है? मध्य एशिया में। कह रहा है कि अब देखो मेरा दबदबा अभी तो शुरू किया है। बात समझ लो। आगे चलेंगे। चीन के सेनापति जिसका नाम क्या है? पांचाओ पेनचोआ। अरे पेनचोर होगा पक्का ही। कनिष्क को हराया इसने। किसको हराया? कनिष्क को। ये पेन की चोरी करता होगा, तो इसने क्या किया? इसके राज्य की भी क्या कर ली है? चोरी कर ली है। बाद में अपना ही व्यक्ति आ गया जो कि चीन से जुड़ा हुआ था, वो सेनापति जैसे ही आया पांचाओ, उसने इसको किसको हरा दिया है? कनिष्क को हरा दिया है। इसके समय कश्मीर के कुंडलन में चतुर्थ बोले तो बौद्ध संगति हुई थी, का आयोजन भी हुआ, और बौद्ध धर्म हीनयान और महायान का भी क्या हो गया था? मैंने जब बौद्ध धर्म पढ़ाया था तो उस बौद्ध धर्म में ये लाइन लिखाई थी। मैंने कहा चौथी बौद्ध धर्म की संगति मैंने लिखाई है, और वहां पर एज इट जिनके पास नोट्स हो वो खोल के भी देख लेना। ऐसे ही नहीं, कोई भी बातें बेटा सेट करी गई है ना नोट्स के अंदर, हर बात को लिंक बनाया गया है। मेरा मानना है कि आज अगर यहां पढ़ रहे हो तो पुरानी बातों को भी याद रख पाओ, पुरानी बातों को पढ़ रहे हो तो आगे की बातों को याद रख पाओ। एक सीक्वेंस बनाया गया, और इस सीक्वेंस को बनाने में बेटा बहुत मेहनत लगी। हकीकत में रात दिन एक करनी पड़ी थी, और इसके प्लानिंग को सेट किया गया कि नोट्स किस तरीके से तैयार किया जाए। काफी लोगों ने मेरा हैंड रिटन नोट्स भी देखा है, मैंने डायरेक्ट दिखाया भी तुम लोगों को, जब भी कोई डाउट से संबंधित बातें एक आध बार पूछने गए हैं, तो वो हैंड रिटन नोट्स बना करके अपने हाथों से बेटा इनमें ठेठें पड़ गई। तो ठेठ जो कहते हैं ना, पेन चलाते चलाते वो पड़ गई। उसका फोटो भी है, किसी दिन दिखाऊंगा, थोड़ा सा अच्छा समय आ जाए तब दिखाऊंगा कि हाथ की क्या हालत हुई है। हाथ आपको ऐसा दिखेगा जैसे कि इसके साथ में बोल्ट चिपका दिया हो, ऐसी उंगलियों की हाथ हो गई थी। और उस फोटो का सीन मैंने अपने हाथों से खुद लिया, और मैंने इसलिए लिया इस बात को व्यक्त करने के लिए नहीं कि मैंने कितनी मेहनत करी है, मैंने इस बात के लिए लिया है वो सीन कि जब एक सही समय पर वो सीन दिखाया जाएगा तो ये बात आप लोगों को बताई जाएगी कि मेहनत करने से एक मेडिकल का स्टूडेंट जीके जैसे सब्जेक्ट की हालत खराब कर सकता है। जिस बच्चे का सब्जेक्ट, जिस स्टूडेंट का सब्जेक्ट साइंस था, जो दूर दूर तक इस सब्जेक्ट से परिचित नहीं था, आज उस व्यक्ति के पास उस सब्जेक्ट की इतनी गहरी कमांड है कि मैं गारंटी देता हूं जिसने मेंस लिख लिया होगा वो खड़ा होने के टाइम पर सोचेगा। ये सच्चाई है। भले मेरा मेंस नहीं निकला है, मैं प्रीलिम्स निकाल के बैठा हूं, लेकिन आज मैं इतनी भी बात करता हूं कि जिसने मेंस निकाल लिया होगा ना उसको भी सोचना पड़ेगा। बात समझ लो। ये कब किया है? क्योंकि वो 3 से 3.5 साल की जो जर्नी रही, जिसमें रिश्तेदार, दोस्त यार, मित्र, लोग मुझे कहते थे ये पृथ्वी से गायब हो गया है, ऐसा लोगों को लगता था। सोशल मीडिया से दूर, बिल्कुल मेरे व्हाट्सएप कांटेक्ट तक लोगों से खत्म थे, क्योंकि मेरा एक टारगेट था 3.5 साल के अंदर या 3 साल के अंदर मुझे या तो ऑप्शन ए लेना है, अगर ऑप्शन ए नहीं तो मुझे ऑप्शन बी लेना है। लेकिन ऑप्शन ए के भी मैं नजदीक था, अगर साथ में सोचता तो 1 आध साल के अंदर मेरा इतना था कि ज्यादा नहीं तो कुछ अच्छी पोस्ट में ठीक ठाक ले सकता था। मैं ज्यादा बड़ा अगर अधिकारी भी नहीं बनता ना तो नायब तहसीलदार जैसी पोस्ट तो आसानी से मिल जाती। इतना मैं अपने आप को मानता हूं कि जिस बॉर्डर से मैं लौटा हूं मैं वहां समझता हूं। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। भगवान ने कहा कि तुझको अकेला बनकर के नायब तहसीलदार नहीं रहना है, तुझको भाई अपने द्वारा आगे चल करके एसडीएम बनाना है, और मेरा टारगेट भी एसडीएम बनाना ही है। यहां से बेटा कितने भी बच्चे पुलिस में सिलेक्ट हो जाएं, कितने भी बच्चे एसआई में सिलेक्ट हो जाएं, जब तक मेरे द्वारा मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट एक एसडीएम की जाकर के चेयर पर नहीं बैठ जाएगा, मेरी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी। ये मेरे खुद के अंदर का जुनून है।
मैंने सोचा कि मैंने जिस सीट को छोड़ा है मैं अपने द्वारा किसी व्यक्ति को सीट पर जरूर बैठा दूंगा। अगर एक भी जिस दिन बैठ गया मेरे अंदर का सपना पूरा हो जाएगा और मैं मान लूंगा कि मेरी टीचिंग की दुनिया बहुत अच्छी रही। इसलिए आप बहुत जल्द देखेंगे कि वनडे एग्जाम के साथ मैं खुद को अपने आप को सिमटा हुआ पाऊंगा। मतलब मैं वनडे एग्जाम की दुनिया से बहुत कम रहूंगा, लेकिन मेरा टारगेट जो नेक्स्ट होगा मैं पीएससी के लेवल में ही जाऊंगा। और मेरा खुद का भी ये टारगेट है। बहुत जल्द आप लोगों का अगर सहयोग बना रहा तो ये काम मैं आपको बता भी चुका हूं कि एकेडमी केवल वनडे एग्जाम के लिए नहीं रुकी है। इस एकेडमी का बहुत बड़ा उद्देश्य अगर समय, वक्त और सहयोग सही मिला तो, क्योंकि हर चीज आवश्यक होती है। एक व्यक्ति एक कुछ काम करने के साथ में चीजों को नहीं जोड़ता। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं रही हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया, जब मैं बौद्ध धर्म आपको पढ़ा रहा था, बौद्ध धर्म में चतुर्थ संगति पढ़ा रहा था, और मैंने ये भी कहा था कि कनिष्क जो राजा हुआ है उसके समय काल में ये संगति हुई है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और उसी समय पर चौथी बौद्ध संगति के बाद आप पांचवी बौद्ध संगति नहीं पढ़ते। और जब हम चौथी बौद्ध संगति की बात कर रहे हैं तो चौथी बौद्ध संगति में आकर के हम तुरंत देखते हैं कि बौद्ध धर्म का क्या हो चुका है, विभाजन। और वो विभाजन कितनी शाखाओं में हो चुका है? 2 शाखाओं में। पहली शाखा हीनयान, दूसरी शाखा महायान। किस बेस पर वो शाखाओं के नाम है मैं आपसे पूछना नहीं चाहूंगा, मुझे ऐसा पता है कि आपको अच्छे से जानकारी है भी। बताओ कौन से कपड़े पहनते थे, कौन से नहीं पहनते थे? पूछ ही लें। हीनयान कपड़े कौन से पहनते थे और महायान कौन से कपड़े पहनते थे? कपड़े नहीं पहनते थे हैं? तो ये किसके आधार पर विभाजन हुआ था? इनका किसके आधार पर हुआ? हाँ पीछे। पागलों, मर जाओगे बेटा किसी दिन, ध्यान रखना। मैंने कहा इसका विभाजन आवागमन के तौर पर हुआ है। एक व्यक्ति मगध को छोड़ करके चला गया है, दूसरा व्यक्ति मगध में ही रह रहा था। शाखाएं 2 बनी थी। बौद्ध धर्म कहां से चल रहा था? मगध से चल रहा था कि नहीं? मुझे बताओ कौन था जो हीनयान और महायान की जब हम बात करें कौन चला गया था? कर्नाटक, भद्रबाहु। कौन चला गया था? भद्रबाहु। ये बात आप अच्छी समझ पा रहे हैं? तो बस इतना जवाब जिसने दे दिया बहुत अच्छी बात है। जो नहीं दे पा रहे हैं बेटा अभी उनको 2 साल और पढ़ना पड़ेगा। मेरा श्राप है, ये मेरा क्या है? श्राप है। बेटा पढ़ लो, नहीं तो फिर खेल हो जाएगा। श्राप लग जाता है कभी कभी, पर टेंशन ना लो, वापस लेने का भी ऑप्शन होता है जब भी तुम्हें लगे कि घातक कंडीशन है। हाँ, पागल लड़की बेइज्जती करवा दे रही है। थोड़ी सी इज्जत बनाने का प्रयास किया था, अपनी ही बेइज्जती करवा ले रही है। ध्यान से देखने का प्रयास कर। चलो खैर बाद में पूरी बातों को कंप्लीट कर लेना, अभी समझा दूं। मैं समझ में आ गया, अभी भी डाउट में है लड़की। कनिष्क और धन की हम बात करें, देखो कनिष्क प्रतापी राजा है। मैंने पहले ही कहा किसका प्रतापी राजा है? किसका? कुषाण वंश का। कुषाण वंश का जब ये प्रतापी राजा, तो स्वाभाविक सी बात है हम 2 बात यहां देखने का प्रयास करते हैं। पहली बात सर उसका साम्राज्य पड़ा, उसने क्या किया। दूसरी बात वो किस धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके बारे में भी हम बताने का प्रयास करेंगे। तो मुझे बताइए कनिष्क किससे जुड़ा है? बौद्ध धर्म की एक शाखा है जिसका नाम क्या है? महायान। उस शाखा का अनुयायी है। चतुर्थ बौद्ध संगति का ये कौन रह चुका था? अध्यक्ष, जिसका नाम क्या था? वसुमित्र। तो उस समय के ही इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। बोले तो कनिष्क जिस समय राजा था उस चतुर्थ बौद्ध संगति में जो अध्यक्ष रह चुका था उसका नाम क्या था? वसुमित्र। भारत में महायान संप्रदाय द्वारा 2 शैलियों में कुछ प्रतिमा का निर्माण करवाया गया। बोले तो मूर्ति पूजा का भी क्या करवा दिया गया है? प्रारंभ करवा दिया गया है। महायान शाखा के अंदर अब आप देखते थोड़ी सी वो एडवांस शाखा है। उसने भगवान बुद्ध की प्राचीन बातों को नहीं माना है, उसने अपनी नई बातों की क्या करी है? जानकारी देना शुरू करी है। तो ये वैदिक धर्म के साथ अपनी बॉन्डिंग बनाने लगेंगी। मैंने आपको कहा भी था, और यही वजह होगी कि धीरे धीरे थोड़े समय बाद ये क्या होंगे? खुद को खत्म पाएंगे, खुद को नष्ट पाएंगे। ये वैदिक धर्म के साथ जब जुड़ना शुरू होंगे तो वैदिक धर्म पहला ही काम करता है मूर्ति की पूजा करना। क्या करता है? मूर्ति की पूजा करना। बोले कि हम वो लोगों से मूर्ति की पूजा करवाते हैं, आप भी क्या करवाओगे? मूर्ति की पूजा करवाओगे। तो मूर्ति पूजा का भी प्रारंभ जो हो गया है वो कहां पर हो गया है? इसी के समय काल से हुआ है। मैंने कहा एक शैली है गांधार शैली, एक है मथुरा शैली। इन्होंने जो निर्माण करवा रहे हैं, जो भी मंदिर बनवा रहे हैं, जो भी चीजें बन रही हैं, उनकी बनाने की जो कला है वो कितनी है? 2 शैली में है। पहला गांधार शैली है, दूसरा मथुरा शैली के द्वारा बनाया जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि आज का टॉपिक बेटा ये क्या होता है? कंप्लीट होता है। और आज समय से पहले